अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे इक्तबास की तशरीह के बारे में। आज की वीडियो में जो अहम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो अहम निकात हमारे होंगे, उसमें जुज़ 1 पे इबारत का या जुज़ का हवाला, उसके बाद हवाला मतन, सियाक़-व-सबाक़, तशरीह, हवाला जात की तादाद, मीन्स अगर आप तशरीह करते हैं उसमें कितने हवाला जात ऐड करने चाहिए, किस तर्ज के होने चाहिए, और जुज़ या इक्तबास की तवालत मीन्स लेंथ कितनी पेपर की होनी चाहिए इस सवाल की। और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो इक्तबास की आप तशरीह करते हैं इसको कितना वक्त देना चाहिए, और लास्ट पे बात की जाएगी जुज़, इक्तबास या इबारत की तशरीह किस वक्त करें। आपका पेपर का ये जो पार्ट है, सवाल नंबर ये आपका 3 है। आया कि जब आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो तभी से इसकी तशरीह कर दें, या इसको लास्ट पे ले जाएं, या सेकंड लास्ट पे ले जाएं, ये तमाम हम आज की वीडियो में बातें डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्सा दोम का सवाल नंबर 3 है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ये इबारत कुछ इस तरह से पूछी जाती है, सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करें। पहले नंबर पे ये 2 जुज़ 2 पैराग्राफ आते हैं जो आपने तशरीह करना होते हैं। वो कहते हैं किसी एक की आप तशरीह करें, और सेकंड नंबर पे पूछा जाता है मुसन्निफ़ का नाम और सियाक़-व-सबाक़ भी तहरीर करें। मुसन्निफ़ का नाम और सबक उन्वान भी तहरीर करें। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्या क्या पूछा गया सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से, ठीक है। जुज़ की तशरीह करनी है, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी ज़रूर देना है, ठीक है। तो सियाक़-व-सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप जुज़ की तशरीह करें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें और सबक का उन्वान दें। मीन्स उसने इबारत में हमसे 4 चीज़ें पूछ ली। अब हमने कैसे इसको हल करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या काम करना है। आपका सवाल नंबर 3 है, इसको चाहे दरमियान में लिखते हैं चाहे एक साइड पे लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये एक साइड पे लिख देता हूँ, आपका सवाल नंबर 3, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया, ये जब आप हल कर रहे हैं ये इबारत तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर दी होगी, आपने ये लिख दिया। उसके बाद अगर वो इबारत के अंदर इधर अगर वो जुज़ का नाम इस्तेमाल करता है तो स्टूडेंट्स आपने आगे तमाम जगहों पे जुज़ का नाम इस्तेमाल करना है। अगर वो इक्तबास क्या देता है तो आपने इक्तबास लिखना है, अगर वो इबारत कह देता है तो आपने इबारत लिखना है। आपको फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया जुज़ की तशरीह करें, 2 जुज़ दिए होंगे, जुज़ अलिफ और जुज़ बे, तो आपने क्या काम किया, आपने इसमें इंतखाब कर लिया जुज़ अलिफ का। आपने अलिफ जुज़ का जब इंतखाब किया तो इसके बाद आपने क्या कहा, आपके सामने वो दोनों जुज़ होंगे, अलिफ और बे दोनों होंगे। आपने जुज़ अलिफ का इंतखाब किया तो आप क्या काम करें, जुज़ अलिफ के पहले 3 से 4 लफ्ज़ और उसके बाद उसके आखिरी 3 से 4 लफ्ज़ आप अपनी पेंसिल से या पेन से लिख दें। मतलब कि जहाँ मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस जगह पे आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, जहाँ ब्लू से लिख रहा हूँ उस जगह से आपने पेन से या जेल पेन से या जिस पॉइंटर से भी आप लिखते हैं उससे आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स क्या काम करें, आप अपने ब्लू के साथ पेन के साथ शुरू के जो 3-4 लफ्ज़, उसके बाद ये दरमियान में 2-3 डॉट लगा दें, ख़त्मा की अलामतें लगा दें, कंटिन्यू की अलामतें लगा दें, उसके बाद आखिरी 3-4 लफ्ज़ ये एक लाइन पे लिख दें। यहाँ से क्या बेनिफिट होगा, पेपर चेक करने वाला आसानी से समझ जाएगा ये बच्चा कौन सा जुज़ लिख रहा है, अलिफ है या बे है, तो पेपर की प्रेजेंटेशन में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये आपकी 3rd लाइन होगी। मीन्स पहली लाइन पे आप सवाल नंबर लिख देंगे, सेकंड पे जुज़ अलिफ, 3rd लाइन पे आप चले जाएंगे। मीन्स आप उस पैरे का, उस जुज़ का थोड़ा सा हवाला दे रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ डियर स्टूडेंट हमसे पूछी जाती है हवाला मतन, मीन्स ये जो मतन है, ये जो जुज़ है, ये जो इबारत है, ये जो इक्तबास, इसका हवाला देना है। हवाले में क्या क्या चीज़ें उन्होंने बाकायदा हमसे पूछी है, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान। आपने स्टूडेंट्स क्या काम किया, मुसन्निफ़ का नाम लिखा, इसका नंबर होता है 1, और उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया, सबक का उन्वान के बाद मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया, इसका नंबर भी 1। मीन्स 2 नंबर का हमारा ये वाला पोर्शन आ गया हवाला मतन का। अब आगे 2 चीज़ें और आ जाती हैं, सिनफ़ और माखिज़। ये पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है और इनके नंबर नहीं होते। अगर आप इनको लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर, चेक करने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लिख दें, सिनफ़ और मार्क्स लिख दें। फॉर एग्जाम्पल ये अफसाना है, यहाँ मतलब कि वो लिखते हैं सिनफ़ के लिहाज से अफसाना है, मार्क्स जिस किताब से लिया गया है उस किताब का यहाँ नाम लिखते हैं। ये 2 अगर आप याद कर लेते हैं ये कई जगहों पे आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ आपको याद होगा। अगर बेटे याद है तो आप इनको लिख लें, अगर आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल ना लिखें, रॉन्ग नहीं लिखना। इसके नंबर नहीं होते लेकिन इम्पैक्ट एक अच्छा पड़ जाता है। नंबर सिर्फ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, 2 नंबर इसके होते हैं, ये आपने ख्याल रखना। अब देखिए मैंने यहाँ हेडिंग दी और उसके बाद ये ख़त्मा की अलामत लगा दी, सॉरी राब्ता की अलामत लगा दी। इससे नीचे वाली लाइन पे आपने सबक का उन्वान लिखा,
उससे नीचे वाली लाइन पे मुसन्निफ का नाम लिखा। और इसी तरह इधर से भी तरतीब आप देखें, बिल्कुल तरतीब आपके सामने है। इसी तरतीब के साथ आप इधर पेन के साथ और इधर मार्कर के साथ लिखते जाएं। ये आपका जो हवाला मतन है वो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सियाको सबाक पर, ठीक है ना। मीन्स ये जो पैरा आया है, ये जो जुज आया है, ये जो इक्तबास आया है, इसका सियाको सबाक लिखना। अब सियाक क्या है, सबाक क्या है बेटे? सियाक होता है गुजरा हुआ हिस्सा, सबाक आने वाला हिस्सा। वाव और उफ़े अतफ है जो सियाक और सबाक को आपस में मिलाती है। आपने क्या काम करना है, इससे पहले वाली बात और इससे बाद वाली जो बात है उसको आपने 2 पैराग्राफ में लिख देना है। जो इससे पहले वाली बात होगी उसको 1 पैराग्राफ में लिख देंगे, वो आपका सियाक बन जाएगा। इसके बाद वाली जो बात है उसको 1 पैरे में लिख देंगे, वो आपका सबाक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सियाको सबाक कहा जाता है। अब सियाको सबाक के मैं कई वे आपको बता दूंगा जिन जिन तरीकों से आप सियाको सबाक लिख सकते हैं। अब पहला आपको तरीका जो बताने के लिए जा रहा हूं, आप सियाको सबाक लिखने के लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या काम करें, सियाको सबाक की हेडिंग देने के बाद ये नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट कर दें। जहां आपने सियाको सबाक खत्म किया, नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करें कि तशरीह तलब इक्तबास सबक के तकरीबन शुरू, दरमियान या आखिर से लिया गया है। मीन्स ये जो पैराग्राफ है, ये जो इक्तबास है, ये जो जुज़ है, इसका आपको पता हो शुरू से है, दरमियान से है या आखिरी से है। और मतलब शुरू से बहुत कम ही आता होता है, दरमियान या आखिर से आता होता है। तो अगर शुरू से 1-2 पैराग्राफ छोड़ के आ गए देन आप कह सकते हैं तकरीबन शुरू से लिया गया है, ठीक है ना। ये तीनों नहीं लिखने, इसमें एक अगर आपको लगता है ये दरमियान से लिया गया है तो आप लिखते हैं तशरीह तलब इक्तबास सबक के तकरीबन दरमियान से लिया गया है। ये आपके तकरीबन 1.5 से 2 लाइनें बन जाएंगी। यहाँ लिखने के बाद आप इसको ख़त्म कर दें, उसके बाद नया एक पैरा शुरू कर लें। मीन्स नया पैरा शुरू करने से पहले आप एक इस लाइन का इजाफा कीजिए, आप लिख लीजिए तशरीह तलब जुज़ से पहले मुसन्निफ कहते हैं कि, मीन्स ये हमारा जुज़ था, इसकी हम तशरीह कर रहे हैं। आपने बताना है तशरीह तलब जुज़ से पहले मुसन्निफ कहते हैं कि, मुसन्निफ जो बात करते हैं उससे पहले उसको बेटे आपने 5 से 7 सतूर में, 5 से 7 लाइनों में आपने उसको लिख देना है। फिर आप एक सेकंड पैरा बना दीजिए, उसमें बता दीजिए तशरीह तलब इक्तबास या तशरीह तलब जुज़ के बाद मुसन्निफ ये कहते हैं कि, इसको भी आप 5 से 7 लाइनों में लिखते हैं। ये आपका सियाको सबाक बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, सियाको सबाक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है दूसरे तरीके में इसका सियाको सबाक सुनिए। कहते हैं सबक के खुलासे का खुलासा माइनस इक्तबास इज इक्वल टू सियाको सबाक। अब सबक के खुलासे का खुलासा, हम जब सबक का खुलासा लिखते हैं हम सबक का तीसरा हिस्सा लिखते हैं, वो हमारा तकरीबन बनता है 1.5 पेज। तो 1.5 पेज को और उसके तीसरा हिस्सा उसको करेंगे और मुख्तसर करेंगे, उसका 1/3 करेंगे, वो हमारा बन जाएगा आधा सफ़ा, ठीक है ना। हाफ पेज हमारा बन जाएगा। हाफ पेज बनती है कम से कम 10 से 12 या 14 लाइनें बनती हैं वो। तो हमने क्या काम किया, सबक के खुलासे का खुलासा माइनस इक्तबास। आपने क्या काम करना है, पूरे सबक को मुख्तसर करके 12 से 14 लाइनों में लिख देना है। ये दरमियान में ये पैरा नहीं आने देना। इस पैरे से पहले जितना सबक होगा उसकी 5 से 7 लाइनें आपने एक पैरा बना देना है। इस पैरे के बाद में जो पूरा सबक होगा उसकी 5 से 7 लाइनें आपने एक पैरा बना देना है। वो दोनों यहां आपके सियाको सबाक बन जाएंगे। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका सियाको सबाक का क्या होता है बेटे, पूरे सबक को मुख्तसर करके, दरमियान में ये पैरे की बात नहीं करनी, इसको छोड़ देना है। पूरे सबक को मुख्तसर करके 10 से 12 लाइनें या 12 से 14 लाइनें लिख दीजिएगा, आपका सियाको सबाक बन जाएगा। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे उसके 2 पैराग्राफ बना देना, चाहे 5, 7, 8, 10 लाइनों का ना एक पैराग्राफ बना देना, वो भी इनफ होता है, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका था। चौथे नंबर पे सियाको सबाक में आपको बता दूं, और अगर मुझसे करना है, आप किसी भी किताब से अगर याद कर रहे हैं ना, वहां कम से कम 5, 7, 8 लाइनें दी होती हैं, ठीक है ना। वो पूरे सबक का सियाको सबाक दिया होता है। वो भी दरअसल क्या होता है, पूरे सबक की समरी होती है। आप पूरे सबक की समरी करें, मीन्स पूरे सबक का जो खुलासा है ना, वो आप 10, 12, 14 लाइनों का एक पैराग्राफ बना दे तो आपका वो सियाको सबाक बन जाएगा। एक पैराग्राफ बना दे, बेहतर तो ये है कि 2 बना दे उसके पैराग्राफ, एक इससे पहले वाली बात का पैराग्राफ बना दे, एक बाद वाला बना दे, आपका ये सियाको सबाक बन जाएगा। और बेटे जो सियाको सबाक के नंबर होते हैं वो सियाको सबाक के 3 नंबर होते हैं। 3 नंबर का हमारे पास सियाको सबाक है। अब बात आ जाती है तशरीह की। तशरीह कैसे करनी और कितनी करनी। स्टूडेंट ये आपके पास पैरा है, इसकी तशरीह आप शुरू करने लगे तो क्या काम करें, पहले नंबर पे 2 से 3 लाइनें ये लिख दें कि तशरीह तलब इक्तबास या तशरीह तलब जुज़ या इबारत शामिल निसाब सबक
जिस सबक से लिया गया उस सबक को आप मार्कर के साथ हाईलाइट कर दें। अदीब की इज्जत से लिया गया है, जिसमें मुसन्निफ कौन मुसन्निफ हैं? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि, बस इतना ये आप याद करें। और उसके बाद हर सबक का इतना तो आप याद कर ही लेंगे। इतना याद करने के बाद आगे आप तशरीह को शुरू कर दें। तशरीह के अंदर बाद स्टूडेंट क्या काम करते हैं, थोड़ा सा मुसन्निफ और सबक के बारे में 3-4 लाइनों में तारफ़ दे देते हैं। लिख लिया जाए तो बेहतर है, ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। हमसे सिर्फ पैरे की तशरीह का कहा गया है, हमसे मुसन्निफ और सबक के बारे में नहीं पूछा गया। ना लिखिएगा, अगर नहीं याद है तो 2-3-4 लाइनों में लिख दें, इससे ज़्यादा पे ना जाए। उसके बाद आपने करनी है पैराग्राफ की तशरीह। स्टूडेंट्स क्या काम करें, वो जो एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, वो जो आपको जुज़ या इबारत दी होगी, उसकी आपने तशरीह शुरू करनी है। अब तशरीह के कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पैरा आपके पास आ गया, आप क्या काम करें, पूरे पैरे को पढ़ते जाएं, चंद अहम लफ्ज़ जो आपको उसमें लगें उनको अंडरलाइन करते जाएं। वो जितने अहम लफ्ज़ लगेंगे वो सारे के सारे आपका एक उन्वान बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक सबक की बात करते हैं कि सर सैयद रास्तबाजी को अपना दीनो ईमान समझते थे, ठीक है ना। रास्तबाजी लफ्ज़ आ गया, मीन्स हमारा एक मौजू आ गया सच, ठीक है ना। सच के रिलेटेड जितनी कुरानी आयात, हदीस, अकवाल, कोई अशार, कोई वाक़या आपको याद हो, वो आपका हवाला जात के तौर पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह को 3-4 लफ्ज़ अहम होते हैं, वो उतने आपके हवाला जात बन जाते हैं, वो उतने मतलब कि आपके उन्वान बन जाते हैं, सॉरी। तो उन उन्वान के पीछे आपको हवाला जात ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, पूरे सबक के पैरे को या जुज़ को या इबारत को 2 से 3 बार रीड करें। 2 से 3 बार जब रीड करेंगे तो आपके माइंड में एक पूरा मौजू आ जाएगा कि इसके अंदर एक अदब की बात की जा रही है, इसके अंदर एक सच की बात की जा रही है, झूठ की बात की जा रही है, ईमानदारी की बात की जा रही है, बेईमानी की बात की जा रही है, ठीक, सच और झूठ के फ़र्क की बात की जा रही है। मीन्स वो मौजू जब आपके जहन में आ जाएगा, उस मौजू को आप अपना प्लाट बना दीजिए, उसके अंदर रहते हुए मतलब कि आप खेलें, फिर उसके अंदर रहते आप तशरीह करें। अब आप तशरीह करते हैं, ठीक है। तशरीह में आपकी तशरीह अब कितनी होनी चाहिए, सवाल ये भी है। बेटे ये जो पैरा होता है इसको कम से कम 3 गुना आपने एक्सपेंड करना होता है, उसको वाज़ा करना होता है, तशरीह करनी होती है। और अब अगर मुख्तसर तौर पे कहूँ, बेटे आपकी हाफ शीट तशरीह होनी ज़रूरी है, 2 सफ़े मिनिमम, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम की बात करूँ तो आपके 3 सफ़े जौन से ना वो तशरीह होनी ज़रूरी है। अगर पूरे के पूरे इक़्तिबास का मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट, सर पूरे इक़्तिबास की तशरीह कितनी करें, तो उनको मैं जनरल एक बात करता होता हूँ, बेटे एक मुकम्मल शीट, मीन्स 4 सफ़े होते हैं ना, एक मुकम्मल शीट आपकी इस 15 नंबर के लिए मुख्तस होनी चाहिए। मीन्स अब देखें तशरीह के बाद हमने जो आगे बात करनी है हवाला जात की, ठीक है ना। हवाला जात मैं आप बता देता हूँ आपको इसमें किस किस्म के हवाला जात होने चाहिए। बेटे देखें आप क्या काम कर रहे हैं, आप नसर कर रहे हैं, ये शेर नहीं है। जब आप नसर कर रहे हैं तो कोशिश करें नसर के अंदर ज़्यादा हवाला जात नसरी लिखें। मीन्स कुरानी आयत का तर्जमा, हदीस का तर्जमा, किसी के अकवाल को कोड कर दें, इकबाल का कौल है, ठीक है, या क़ायद आज़म का कौल है, या किसी और बुजुर्गान दीन का कौल है, तो मुमकिन कोशिश करें आप इसके अंदर ज़्यादा कुरानी आयत का तर्जमा, हदीस या किसी बुजुर्गान दीन के जो अकवाल हैं उनको आप उसमें कोड करें। पहली बात ये ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आपको एक आध शेर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसलन एक आध में मैक्सिमम 2 शेर, इससे ज़्यादा आप शेरी हवाला जात ना दें, क्योंकि आप तशरीह कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इक़्तिबास की। तीसरे नंबर पे आप इसके अंदर वाक़या भी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने वाक़या ऐड करना शुरू करना है तो आपका पूरा सफ़ा वाक़या से भर जाए। वाक़या को 4 से 5 लाइनों के अंदर ख़त्म करें, मीन्स वाक़या लिख सकते हैं, मुख्तसर लिख दें, या 2-3 लाइनों के अंदर उसको ख़त्म करें, तो फिर वाक़या का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको वो तशरीह का उस वाक़े के लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा नसरी हवाला जो से इन पे तवज्जो दें। आप हर 7-8 लाइनों के बाद, 5 से 7 लाइनों के बाद आप एक हवाला जात पुट करते जाएं। मीन्स एक सफ़े पे मिनिमम 2, मैक्सिमम 3-4 भी आप लिख सकते हैं। मीन्स जितने आपके पैराग्राफ बनते जा रहे हैं ना, मुझसे ये कहूँ तो 4-5-7 लाइनों का पैराग्राफ होता है, तो मिनिमम 5 लाइनें और मैक्सिमम 8 लाइनों के बाद अपना एक हवाला जात ज़रूर दें, अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। आपके कम से कम कोई 7-8 हवाला जात इसमें होने ज़रूरी है एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, हवाला जात की तादाद आपको बता दी, जुज़ इक़्तिबास की तवालत कितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, मिनिमम 2 सफ़े, मैक्सिमम 3 सफ़े। और पूरे इक़्तिबास की जो तशरीह है हवाला मतन से अक़स्बा को मद्देनज़र रखते हुए वो एक मुकम्मल शीट होनी ज़रूरी है। अब बात आ जाती है
जुज़ या इक्तबास के लिए वक्त जो है वो कितना होना चाहिए। बेटे आपका ये 15 नंबर का सवाल है, तो इसके लिए जो आप इसको टाइम दीजिए वो 30 मिनट, मीन्स आध घंटा आपका इसके लिए वक्त होना ज़रूरी है। मीन्स घड़ी का टाइम देखें, आध घंटे के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। 30 मिनट में आपने इसको कंप्लीट करना, 30 मिनट से 1 मिनट भी आपने ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। अब लास्ट पे बात आ गई जुज़ की तशरीह जौन सी है वो कब की जाए। बेटे ये आपका सवाल नंबर 3 है, इसको 3 पे नहीं छेड़ना आपने क्या काम करना है, इसको सेकंड लास्ट पे लेके जाना है। गज़ल और नज़म की तशरीह से पहले आपने इक्तबास की इस जुज़ की तशरीह करनी है। पहले आपने जो आपके मुख्तसर है, आप नज़म का खुलासा है वो पहले लिख लें, उसके बाद आप सबक का खुलासा लिख लें, उसके बाद आप दरख्वास्त लिख लें, उसके बाद आप मुकालमा लिख लें, इसी के अंदर साथ इसके तलखीस कर लें। ये आपके छोटे छोटे सवाल है, ठीक है ना। या नज़म का खुलासा पहले लिखें, तलखीस बाद में लिखें, उसके बाद दरख्वास्त लिखें, फिर मुकालमा लिखें, फिर सबक का खुलासा लिखें, और उसके बाद आप इक्तबास की तशरीह करें, और लास्ट पे जाके आप सेकंड लास्ट में नज़म की और उसके बाद गज़ल की आप तशरीह करें। तो ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा। सो ये हमारी आज की वीडियो इक्तबास की तशरीह के हवाले से थी, जिसमें हमने ये टोटली डिस्कस किया कि अगर आप इक्तबास की तशरीह करें तो कैसे करें, मुकम्मल तरीका डिस्कस किया। इसके बाद आपने हमद कैसे लिखनी है, नात का तशरीह कैसे करनी है, और उसके बाद गज़ल की तशरीह कैसे करनी है, मुकालमा कैसे लिखना है, और खुलासा कैसे लिखना है, नज़म का खुलासा कैसे लिखना है, उन तमाम सवालात पर हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी इस वीडियो से पहले शेरी इस्तिलाहात, अदबी इस्तिलाहात, तज़कीर व तानीज़, उन तमाम पर बात हो चुकी है। उन तमाम के जो लिंक है वीडियोस के वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। या आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ फर्स्ट ईयर उर्दू और सेकंड ईयर उर्दू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो हमारे एक स्टडी टिप के हवाले से थी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।